3 दिन से यही कह रहा था कि इन्होंने करोड़ों रुपए कुंभ पे खर्च किया, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन मेरा कहना यह है कि जब यमुना ही नहीं बचेगी तो आप कुंभ कहां कर पाएंगे। जिस अवस्था में यमुना है वो मुझे नहीं लगता कि बहुत उसको हम मान सकते हैं कि ठीक अवस्था में है या जीवित है। यमुना जी को अगर साक्षात यमुना जी के अंदर की बायोलॉजिकल लाइफ देखी जाए तो बिल्कुल भी जीवित नहीं है। मैं बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगा। मैंने कल पूरा देखा तो करीब 3 घंटे भरी चिलचिलाती धूप में मैं गया आगे देखने, क्योंकि परसों यहाँ पे अपर नगरायुक्त भी बैठे हुए थे, सत्येंद्र तिवारी जी, तो उन्होंने मुझे बड़ा उससे कहा कि 11 नाले हैं वशीष जी, 11 के 11 नाले हमने टैप कर दिए हैं। पूरे कुंभ के दौरान मैं वहाँ गाजियाबाद बैठा हुआ, मैं लगातार जानकारी लेता हूँ अपने यहाँ के सूत्रों से कि क्या चल रहा है, नाले जा रहे हैं या नहीं जा रहे। तो कुछ का कहना यह था कि भाई साहब टैप कर लिए गए हैं, कुछ ये कहते हैं कि नहीं अभी वो जा रहे हैं। मैं इसमें पिछले 1.5 साल लॉकडाउन से पहले ही यहीं के 2 पेटिशनर हैं, मैं नाम नहीं लूंगा अभी, मैं उसमें काउंसिल, मैंने उनकी तरफ से एक पूरा डिटेल्ड नोटिस भेज रखा है गवर्नमेंट को, सेंटर को भी और स्टेट को भी और सभी संबंधित एजेंसियों को। और उसी के जो मैंने भेजा था उसमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का जो उन्होंने एक डायरेक्शन जारी किया उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सीधे चेयरमैन को, मेंबर सेक्रेटरी सीपीसीबी ने उत्तर प्रदेश के सीधे चेयरमैन को निर्देश दिया कि इसमें इस कंप्लेंट को तुरंत आप जांचें, उसमें देखें और जो भी एक्शन है वो आप तुरंत तत्काल लें। उसमें कुछ नहीं हुआ, ये उस टाइम लॉकडाउन चल रहा था। ये मैं बहुत आपको जरूरी क्योंकि मैं थोड़ा सा समय ले सकता हूँ, लेकिन ये बहुत जरूरी है आप सबके लिए जानने के लिए। उसके बाद अभी पीछे जुलाई 2020 में एक लेटर आया राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने इसमें बहुत ही डिटेल्ड एक सीवरेज नेटवर्क पूरा हमने बजट एलोकेट कराया और एक सीवरेज नेटवर्क हमने का प्लान है, और वो करीब हमारा उन्होंने ऐसी डेट दी थी मेरे ख्याल से जनवरी या फरवरी 2021 तक, वो मेरे पास लेटर भी है, वो हम उसमें पूरा सीवरेज का काम पूरा हो जाएगा। कल मैंने जब देखा तो एक बड़ा नाला सुनरक से होते हुए और वो डायरेक्ट यमुना में प्रवाहित हो रहा है, उसमें पूरे कोसी शहर का पूरा औद्योगिक वेस्ट, औद्योगिक प्रवाह, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट, वृंदावन का जो सीवेज है, जो वेस्ट वाटर है, वो सारा का सारा इसमें डायरेक्ट यमुना में जा रहा है। और बोलने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने सारी की सारी फोटोग्राफी को जीपीएस लोकेशन के साथ ली है। अगर ये कहते हैं कि ये पीछे का है या वो है, कुंभ के दौरान आपका एक बड़ा नाला इसमें प्रवाहित हो रहा है, यहाँ लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं, आचमन कर रहे हैं, नहा रहे हैं। कम से कम मैं इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं नहीं कर रहा, मेरे भी अपनी श्रद्धा है, मैं भी एक वो हूँ, कम से कम मैं इस दृश्य को नहीं देख सकता। ये कैसा कुंभ है, कैसा कुंभ है, ये मुझे आप बताइए। और जो बाकी 11 नाले भी हैं, उन बाकी 11 नालों का भी कोई अता पता नहीं है। वो भी सुनने में आ रहा है कि वो वहां पे जो कट्टे भर दिए हैं और वो इधर उधर पानी जा रहा है। मैंने ये भी देखा कल कि एक बहुत बड़ा इन्होंने जो रिटेनिंग वॉल के नाम पे किया बाढ़ से बचने के लिए, वो भी मैंने कल देखा कि पूरे मध्य धार में वो बनाया हुआ है और उसका कोई पर्पस नहीं है। अगर किसी भी कोर्ट में वो जाएगा तो मेरिट पे वो पूरा उड़ा दिया जाएगा। तो ये एनजीटी में भी इसमें हमें काफी हद तक सफलता मिली थी पिछले साल। अभी मैं बताना चाहता हूं कि एक सुप्रीम कोर्ट में यमुना को दिल्ली का एक मैटर चल रहा है, तो मेरा ये प्लान रहेगा कि मैं उसी में एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन आईए फाइल कराऊं सुप्रीम कोर्ट में, या इस मैटर में अलग से एनजीटी में जाऊं कि भाई ये इस तरीके से पोल्यूशन का मैटर है और इसको तत्काल प्रभाव से डील करें। इसमें बहुत सीरियस है, सभी को आगे आना पड़ेगा। इसके अलावा क्योंकि जल दिवस है, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि 2019 में इसी योगी सरकार ने एक यूपी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट रेगुलेशन एक्ट 2019 लेके आए। बहुत ही अच्छा कानून है, बहुत ही प्रभावी कानून है पोदार जी के लिए और जितने भी यहाँ संबंधित बैठे हैं उसमें, क्योंकि मुझे डीएम गाजियाबाद में उसमें एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट मेंबर की तरह गाजियाबाद के मैं काउंसिल में हूँ। उस काउंसिल के पास बहुत अच्छी पावर है, बहुत बड़ी पावर है। तो मैं चाहता हूँ कि ये आप लोग भी ध्यान रखें कि मथुरा का ग्राउंड वाटर काउंसिल जो है
उसका वो पूरा बना है नहीं बना, उसमें नगर निगम के स्तर पे भी एक अलग से नगर निगम लेवल पे टीम कॉन्स्टिट्यूट होनी है, और वो एक लीगल काउंसिल है, वो स्टैट्यूटरी काउंसिल है, उसका ये नहीं है कि एक नॉर्मल कमेटी है, वो पूरा का पूरा उसका एक लीगल बेसिस है। इसके अलावा मैं हेरिटेज ट्रीज की बात कर रहा हूं, जो विरासत वृक्ष हैं। एक जियो आया हुआ है 2020 का उत्तर प्रदेश शासन का, जिसमें कहा गया है कि एक कैटेगरी बनाई हुई है कि 100 वर्ष और 100 वर्ष से अधिक के जितने वृक्ष हैं जो धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के हैं, उनको विरासत वृक्ष के रूप में घोषित करें। तो आप लोगों का ये भी दायित्व है कि वन विभाग के पे आप दबाव बनाएं, क्योंकि उसका जो नोडल अथॉरिटी है वो वन विभाग है। वन विभाग संबंधित प्राधिकरण से, संबंधित नगर निगम के माध्यम से उसको चिन्हित करता है और उसको विरासत वृक्ष, एक विरासत वृक्ष का मतलब है कि आप समझिए कि वो पर्यटन के माध्यम, पर्यटन के परिप्रेक्ष्य में भी और अन्यथा भी वो बहुत ही लाभदायक है, बहुत उपयोगी है। तो विरासत वृक्षों वाले जो जीव है उसका भी अनुपालन करवाएं। उसमें मैं तो सजेशन देता रहता हूँ, मैं गाजियाबाद के वहाँ पे भी हर जगह मेरा यही सजेशन रहता है, तो मैं उनको वन विभाग को बताता हूँ कि आप ऐसा करें। वो हमसे पूछते हैं कि भाई आखिर क्या करना चाहिए। मैंने कहा आपको ये करना चाहिए कि आप डीएम से कहिए कि जो माइक्रो लेवल पे, कि आप ब्लॉक लेवल पे, पंचायत लेवल पे, सभी पंचायतों को बोला जाए, सभी ब्लॉक लेवल पे बोला जाए कि अपने अपने गांव में, अपने अपने ब्लॉक क्षेत्रों में जो भी विरासत वृक्ष हैं उनको चिन्हित करें, और उनको चिन्हित करने के बाद उनको एक विरासत वृक्ष के रूप में उसको डिक्लेयर करें। ये सारे अल्टीमेटली ये गवर्नमेंट के ही लाभ में जाएंगे, उन्हीं को ये लाभान्वित करेंगे। हम तो उसे गब्बे कहते हैं, हमारे यहाँ तो कुछ भी वेस्ट नहीं है। उस गब्बे का अगर हम इस्तेमाल करें तो सॉइल भी फर्टाइल होगा, क्योंकि बगैर हम सॉइल को, जब तक हम जमीन को उपजाऊ नहीं बनाएंगे, जब तक जमीन को उसके अपने मित्र कीटों के साथ सामंजस्य स्थापित करने की छूट नहीं देंगे, तब तक आप कुछ भी पेड़ लगा दीजिए वो मर जाएगा कुछ दिनों बाद, नहीं तो दीमक खा जाएगा। दीमक नहीं खाएगा तो कुछ और होगा। जहां पर हम देखभाल कर पा रहे हैं वहां पर तो बहुत आवश्यक है, वहां तो हम कर लेंगे, लेकिन कुछ ऐसी जगह है जहां हम लगातार देखभाल नहीं कर सकते। जब आप बल्क में वृक्षारोपण हम करते हैं तो उसमें देखभाल नहीं कर सकते। तो आवश्यक है कि वनों का विकास किया जाए जहां गौ माता स्वच्छंद रूप से चलें, और उन वृक्षों के भरण पोषण के लिए गौ माता अपना जो गब्य है वो उनको प्रदान करें। लेकिन मैं बात कर रहा था वाटर कंजर्वेशन पर, तो हम लोग जो अभी जो हमारी बड़ी समस्या है गौमूत्र की समस्या और गोबर की है, जनरली मैं गौशालाओं में देखता हूँ यहाँ पर भी कि भैया कहाँ रखें, कहाँ फेंकें, क्या करें, या गौमूत्र का क्या करें, क्या ना करें। आजकल तो डिस्टिल करके बढ़िया अच्छा है भाई, पी रहे हैं लोग, अल्कलाइन बनाता है, अल्कलाइन पीएच लेवल भी इसका बहुत ज़्यादा है, 8 से ऊपर है, 8 से ऊपर है, 7.5 तो नॉर्मल जल का, 7 लगभग नॉर्मल पीएच वैल्यू है। लेकिन अगर आप उसकी अल्कलाइन वाटर देखेंगे, उसकी अल्कलाइनिटी देखेंगे तो उसकी अल्कलाइन बहुत ज़्यादा है। आपको लगभग 8.5, किसी गांव में अगर गौचारण कर रही है तो 9.5 तक पहुंच जाता है, और ORP भी अगर उसका देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है उस हिसाब से। तो अगर हम दोनों को साथ लेकर चलें तभी हम अपने जल को संरक्षित कर सकते हैं। जिस हिसाब से हमारा ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है, जिस हिसाब से खत्म हो रहा है, उस हिसाब से आने वाला युद्ध तो इसी पर संभव है, क्योंकि पानी होगा नहीं, पीने को कहाँ जाएंगे आप। तो इसके लिए आवश्यक है कि वृक्षारोपण भी करें, और उन वृक्षारोपण के उन क्षेत्रों में गौओं को गौचारण भूमि जो कब्जे में चली गई है उसको छुड़ाकर तो उनमें गौओं को चरने के लिए छोड़ा जाए, जिससे कि वह, देखिए जब गौएं चरती है ना तो स्वतः वाटर रिचार्ज करती है, फिर आपको डालने की जरूरत नहीं होती। एक साथ 200, 500, 1000 गौएं चर रही है तो वाटर को रिचार्ज करती रहेगी। आप इस पर अगर इसका थोड़ा सा आप रिसर्च करेंगे तो मैं उदाहरण दे रहा हूं, आप झारखंड का आज से 30 साल 40 साल पहले का इतिहास देखिए। आदिवासी क्षेत्रों में वहां गौपालन करते थे लोग, लेकिन दूध के लिए नहीं करते थे।
अच्छे खासे आदिवासी 300 से 400 गौएं रखा करते थे। दूध नहीं निकालते थे, उनके दूध से मतलब कोई नहीं। वो सुबह चराने चले जाते, 10 20 50 जो खाने पीने भर निकल गया, बाकी वो गौएं चराते थे। और बहुत ज्यादा बहुतायत आदिवासी क्षेत्रों में गायें हुआ करती थी। पहाड़ी जो उस क्षेत्र की जो नेटिव गायें हैं, जैसे इस क्षेत्र की हमारी नेटिव गाय हुआ करती थी। ये पूरा जो हमारा एरिया था यहाँ से लेके बिहार तक, वो पूरा गंगा तीरी गाय हुआ करती थी, लगभग लुप्त प्राय। आप अगर उसका स्टडी करेंगे, धीरे धीरे अभी वहाँ गौएं बिल्कुल ना के बराबर हो गई। और जब से गौएं कम हुई है, तब से वहाँ ग्राउंड वाटर का आप स्टडी कर लीजिए जाकर। जैसे जैसे गायें कम हुई, वैसे वैसे ग्राउंड वाटर में नीचे तक चलता चला। मैं आपको जगह का नाम बता रहा हूँ, झारखंड आप जाइए, झारखंड के कुछ जिस क्षेत्र में आपको जाना है आप चले जाइए, संथाल में चले जाइए, जहाँ आप वहाँ देखिए। तो जी इन्होंने देश को संरक्षण के हित में जो अपना योगदान दिया, सम्मान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, मैं हृदय से जो मन में भाव आते हैं, उन भावों को लेकर भगवान का भी नाम है जगन्नाथ जी। मैं जगन्नाथ जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। जिस समय मैंने अपनी आंखों से इनकी सेवा का भाव देखा, इसलिए मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूँ कि जब जब कोई अच्छे कार्य किए जाते हैं तो बाधाएं तो आती हैं। उस व्यक्ति की कसौटी को परखने के लिए गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, वो तिरस क्या गिरेंगे जो बुजुर्गों को बन। जगन्नाथ जी को बहुत झुकाना चाहा, झुके, इतने झुके कि मेरा हृदय पसीज गया। मेरा वो सौभाग्य था कि ऐसे कर्मठ व्यक्ति जब इधर उधर जाकर के कोई सभाएं नहीं करते थे, हृदय में बैठकर हमको थोड़ा सा संदेश घर घर जाकर इन्होंने ये अपनाए तो बाद में चली है। राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मत खगावली के, राधा बिहार विपिने रमतां मनो में, श्री राधा बिहार विपिने रमतां मनो में। आज की सभा के अध्यक्ष विराजमान श्री बलराम जी, श्री राधारमण लाल और मेरे वृंदावन के रजवासी युवा पीढ़ी, मैं विद्वानों के बीच में, वयोवृद्धों के बीच में तो बहुत बोलता हूँ, बहुत बोल चुका हूँ। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज यहाँ युवा पीढ़ी बैठी हुई है और ये सब वृंदावन के हैं और वृंदावन से जुड़े हुए हैं। आज यहाँ सब लोगों को मैंने, युवा पीढ़ी को मैंने सुना तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इनके हृदय में भी मस्तिष्क में कोई चिंतन है और इनके हृदय में कोई विचारधारा है और वो सक्रिय होकर के कुछ कार्य कर रहे हैं, पर वो सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं ये समझ में नहीं आता है। वृंदावन एक सारा विश्व प्रसिद्ध स्थल है। स्कंद पुराण में लिखा है, पंच योजन में वास्ती वनम में देह रूपकम। ये 5 योज का जो वृंदावन है ये साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है। इसकी जो सेवा करता है, चाहे वो इसकी शुद्धिकरण कर रहा है, चाहे इसमें वृक्ष लगा रहा है, चाहे इसकी सफाई कर रहा है, चाहे इसको प्रणाम कर रहा है, तो वो साक्षात मंदिर में, घर में गोपाल जी की जो सेवा कर रहा है और वृंदावन की सेवा कर रहा है वो बराबर है, क्योंकि वो साक्षात
स्कंद पुराण की वाणी अन्यथा नहीं है, पुराण हमारे मिथ्या नहीं है, सत्य है। तो 5 योजन में वास्ती वनम में देह रूप कर, स्वयं भगवान कहते हैं 5 योजन का जो वृंदावन है ये साक्षात मेरा ही स्वरूप है। समय कम है पर मुझे कई बिंदुओं पर जो है चर्चा करनी थी। कुंभ के ऊपर भी ये कुंभ क्यों लग रहा है, वृंदावन में क्यों लग रहा है, इसके ऊपर जो है ब्रज सलीला वृंदावन शोध संस्थान से एक प्रकाशित कुंभ के विषय में एक स्मारिका निकली है और उत्तर प्रदेश संस्कृति मंत्रालय से भी एक स्मारिका है। उन दोनों में कुंभ के ऊपर जो है मेरा आलेख है, उसमें विस्तार से मैंने लिखा है कि कुंभ वृंदावन में क्यों है और इस कुंभ की बैठक की यहाँ क्यों आवश्यकता हुई। आप लोगों को उपलब्ध हो तो डॉक्टर चंद्र प्रकाश या आचार्य चंद्र प्रकाश के नाम से वो आर्टिकल है, आप उसको पढ़िएगा, विस्तार से लिखा है मैंने। उसके मंदिरों का सबका इतिहास और कुंभ की परंपरा, ये अनी अखाड़े और ये अभी इन्होंने कहा खालसा क्या होता है, खालसा, ये सब कुछ मैंने उसमें अपने आर्टिकल में पूरा विस्तार से मैंने लिखा है। उसमें ये थोड़ा सा संकेत उन्होंने कहा था कि पहले कुंभ जो लगते थे उनमें वैष्णवों की पूर्ण रूप से उपेक्षा की जाती थी और सन्यासियों का वर्चस्व था। चारों स्थानों में शंकराचार्य के अनुगत जो होते सन्यासी, उनका वर्चस्व रहता था। तो इनका प्रभाव इतना बढ़ गया था कि वो वैष्णवों से इतनी ईर्ष्या करने लगे, ये कुंभ में क्यों आते हैं, ये अपनी यहाँ चर्चा क्यों करते हैं। तो वो लोग जो है आटे के पुतले बनाते और उनको द्वादश तिलक लगाते, उनको तिलक, कंठी और जनेऊ धारण कराते और उनको फिर तलवार से काट देते। ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी। इससे वैष्णव भयभीत हो गए और उन्होंने कुंभ में जाना बंद किया। इसके बाद रामानंदी संप्रदाय में बालानंद जी महाराज एक बड़े क्रांतिकारी साधु हुए और उन्होंने, बालानंद जी ने ये अनी अखाड़ों की परंपरा प्रारंभ की। इसमें दिगंबरी, निर्वाणी और निर्मोही 3 अखाड़े हुए। इसके अंदर 7, 2 और 9 मैंने विस्तार से जो उसका उल्लेख किया है, उसमें आप देख सकते हैं। उस चर्चा में मुझे नहीं जाना है। आज हमको पर्यावरण के विषय में चर्चा करनी है। तो पर्यावरण के अंदर क्षिति जल पायुक बबन शरीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये 5 जो है ना, ये पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं और इन्हीं 5 तत्वों से हमारा शरीर निर्मित है। क्षिति जल पावक गगन शरीरा पंच रचित ये अथम शरीरा। तो ये 5 तत्वों की यदि शुद्धिकरण नहीं होगी, यदि हमें अपना स्वास्थ्य उत्तम रखना है, हमें अपना स्वास्थ्य बचाना है, तो हमें इन पर्यावरण के 5 तत्वों का संरक्षण करना, इनका शुद्धि करना बहुत आवश्यक है। और जब तक प्रकृति के इन 5 तत्वों का हमारे पंच तत्व निर्मित से सामंजस्य नहीं बैठेगा, तब तक हम विविध प्रकार के रोगों से ग्रसित होते रहेंगे। आज जो बीमारियां इतनी हो रही हैं, छोटे से बच्चे लेके और बड़े लोगों तक विविध प्रकार की, शुगर है, पहले शुगर डायबिटीज कोई जानता नहीं था, आज कितनी डायबिटीज का घर घर में पेशेंट हो गए, हार्ट के हो गए, कैंसर के हो गए। इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण यही है कि हम जो 5 तत्वों से हमारा निर्मित शरीर है, उन 5 तत्वों के जो प्रकृति के हैं, उनमें जो है अनबैलेंस हो गए, उनका अशुद्धिकरण हो गया है। और वो अशुद्धिकरण जो है हमारे शरीर को, क्योंकि हम उससे निर्मित है शरीर, तो उनसे हमारा बराबर तालमेल रहना चाहिए। जब तालमेल नहीं रहेगा तो विकृति होना स्वाभाविक है। और विकृति क्या है? वो विकृति ही अस्वस्थता है, विकृति ही रोग है, विकृति ही बीमारी है।